नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं रोहित सावल और एबीपी गंगा के इस प्रयाग महापंचायत में आप सबका स्वागत है। और हमारे इस सत्र में आज के हमारे खास मेहमान केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री इस प्रयाग की धरती से ही आते हैं। केशव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। देखिए, सबसे पहले स्वागत मैं आपका करूंगा क्योंकि आप प्रयागराज आए हैं और प्रयागराज में गंगा जी के तट पर एबीपी गंगा की यह महापंचायत का आयोजन है। इसलिए प्रयागराज का वासी होने के नाते मैं आपका पूरे एबीपी गंगा परिवार का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो केशव जी, आपको सुनने के लिए भी यहाँ काफी भीड़ आई है, बड़ी देर से लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं शुरुआत करूंगा कि आज जो ट्विटर है, आपकी जो ट्विटर की चिड़िया है, बहुत चहचहा रही है आजकल। आज सुबह सुबह भी आपने एक ट्वीट किया और सीधा तंज कसा आपने अखिलेश यादव पर। आपने कहा कि अखिलेश यादव को एक पिछड़ी जाति का उप मुख्यमंत्री हजम नहीं हो रहा है समाजवादी पार्टी। देखिए, मेरे कहने के पीछे तर्क है जी। समाजवादी पार्टी जी। यह मानती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति सैफई परिवार, सैफई के श्री अखिलेश यादव परिवार की कैदी बनकर के रहे और विशेष तौर से संपूर्ण पिछड़ा वर्ग उनका बंधक बनकर के रहे। जब वह सत्ता में होते हैं तब वह संपूर्ण पिछड़ा वर्ग का कभी ध्यान नहीं रखे जी, अनुसूचित वर्ग का ध्यान नहीं रखे, महिलाओं का सम्मान नहीं रखे, कानून व्यवस्था को बना करके नहीं रखे। और जब वह लगातार, अरे मेरी पार्टी ने, मेरे पार्टी के नेतृत्व ने लगातार दूसरी बार देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुझे उप मुख्यमंत्री बनाया है जी। और व्यक्तिगत तौर से श्री अखिलेश यादव जी सदन में किस भाषा का प्रयोग किए, ये सफाई संस्कार है। अभी कल मैं उनका सुन रहा था कि झांसी में कुछ मेरे प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे कि जो कोई संवैधानिक दायित्व पर बैठा है उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। उनके चाचा प्रोफेसर रामगोपाल जी की भाषा थी, उनके पार्टी के लगभग सभी नेताओं की भाषा ऐसी रहती है। अपमान से भरे हुए शब्दों का प्रयोग करना ये उनका संस्कार है जी। और मैं ऐसे कभी शब्दों का या मेरी पार्टी के लोगों के द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। किसी भी निकाय चुनाव को लेकर जो उत्तर प्रदेश में शोर था, लेकिन अब तमाम जो विपक्षी पार्टियां, चाहे सपा है, बसपा है, कांग्रेस भी कुछ हद तक, वो सब आप लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि आप लोगों ने ओबीसी के आरक्षण को सही तरीके से, रोस्टर को सही तरीके से लागू। ये सारे लोग मुद्दा विहीन हैं जी। मैं खुले यहाँ प्रयागराज की धरती से यह घोषणा करता हूँ और बताता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के बिना संपन्न नहीं होंगे। ये उत्तर प्रदेश सरकार का स्पष्ट निर्णय है और माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका सम्मान हम करते हुए उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं जी। आज हमारी ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका प्रस्तुत करने की तैयारी हो गई है। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो सपा वाले, बसपा वाले, कांग्रेस वाले, जिन्हें उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया, देश की जनता ने नकार दिया, वह पिछड़े वर्ग की बात करते हैं। वह पिछड़े वर्ग का ध्यान रखते तो 54% पिछड़े वर्ग की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आती जी। समाज समझदार है, वह जानता है कि किसको हम समर्थन देंगे तो हमारा भला होगा, हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देते हुए आगे बढ़ रही है। अन्यथा एक गरीब परिवार में बैठा हुआ, पैदा हुआ केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनता। आज अगर मैं कुछ बना हूं, मेरे जैसे तमाम कार्यकर्ता, एक चाय बेचने वाले मां बाप का बेटा देश के प्रधानमंत्री बनते जी। तो यह जो संदेश है वो यही संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई जाति, बिरादरी, गांव, शहर देख करके नहीं, बल्कि जिसके अंदर योग्यता, क्षमता देखती है उसको अवसर देती है, वो काम करता है। श्री अखिलेश यादव जी को एक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हजम नहीं हो रहा है जी। दिन भर केवल केशव चालीसा पढ़ते रहते हैं। लेकिन केशव जी ये बताइए, सुनिए, वो उन्होंने एक ऑफर भी आपको दिया
अखिलेश यादव ने आपको एक ऑफर दिया। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने आपको एक ऑफर दिया, उन्होंने कहा 100 विधायक लेके आइए, उप मुख्यमंत्री बना रहिए, मुख्यमंत्री बन जाइए। इस पर क्या श्री कहेंगे? अखिलेश यादव जी को एक ऑफर आ जाती है, वो अपराधियों का साथ छोड़ दें, माफियाओं का साथ छोड़ दें, जातिवाद की राजनीति छोड़ दें। जो सत्ता में रहते हुए उन्होंने अपराध किया इसी प्रयागराज की धरती पर, जी, यहां लोक सेवा आयोग को, भर्तियों के आयोग को भ्रष्टाचार का आयोग बना दिया। और एक जाति के, और वह भी कुछ जिले के, यह भी नहीं कि एक जाति के, सभी पूरे प्रदेश के सब जिलों के, कुछ जिले के लोगों को मतलब सूची बना करके भेज दी जाती थी। और जो प्रतिभाशाली बच्चे होते थे उनकी प्रतिभाओं को कुचल करके रख दिया जाता था। उसमें चाहे वह पिछड़े वर्ग का हो, चाहे अनुसूचित वर्ग का हो, चाहे सामान्य वर्ग का हो, किसी के साथ इन्होंने सत्ता में रहते हुए न्याय नहीं किया। आज भी सीबीआई जांच चल रही है उनके कार्यक्रमों की। जी, तो केशव जी ठीक है, ये तो बात अभी निकाय चुनाव में आपने कहा कि आरक्षण के साथ होंगे, ओबीसी आरक्षण के साथ होगा, आपने ये प्रतिबद्धता जताई, ये भी बताया कि आप सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। लेकिन अब बात 24 की भी चल पड़ी है, क्योंकि 24 अब सामने है, हम 23 में अब जाने वाले हैं और उसके बाद 24 का चुनाव है। क्या लगता है आपको, क्या 19 का प्रदर्शन आप लोग दोहरा पाएंगे? क्योंकि चुनौती हम इससे 19 ज्यादा है। का प्रदर्शन नहीं, बल्कि हम 2014 के प्रदर्शन से अच्छा प्रदर्शन 2024 में करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ था जी, तब हमें 64 सांसद और उत्तर प्रदेश की जनता ने 51% वोट दिया था। जी, आगे भी यह गठबंधन करेंगे तो भी एक रहते हैं, नहीं करते हैं तो भी एक रहते हैं। जी, लेकिन इनके सबके एक रहते हुए भी 100 में से 60% हमारा लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का जो परचम है वो फहरा रहा है। मेरा भरोसा है कि हम 80 में से केवल 80 सीटें जीतेंगे। हो सकता है 1-2 सीटें इधर उधर हो जाए। रायबरेली के बारे में क्या कहना आपका? रायबरेली, अमेठी, मैनपुरी। देखिए, अमेठी तो हम जीत चुके हैं जी, मैनपुरी इस बार आदरणीय मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि स्वरूप इस चुनाव में निश्चित तौर से सपा को उपचुनाव में सफलता मिली है। लेकिन मैनपुरी के लोकसभा चुनाव में 2019 में हमारे कोई राष्ट्रीय नेता प्रचार करने नहीं गए थे। जी, उपचुनाव में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को यह श्रद्धांजलि वहां की जनता ने अर्पित कर दिया और वहां से श्रीमती डिंपल यादव जी चुनाव जीत गई। हम उनको बधाई भी दे चुके हैं। लेकिन 2024 में मैनपुरी सहित, आजमगढ़ सहित, रामपुर सहित उत्तर प्रदेश की सभी, रायबरेली सहित उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर कमल खिलाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी शुरू कर चुकी है। लेकिन केशव जी, क्या आपकी ये तैयारी इस उत्तर प्रदेश के मुसलमान को साथ लिए बिना पूरी हो पाएगी? क्या आपकी ये हसरत? हमारे खिलाफ मुसलमान नहीं है, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ये तो समाजवादी पार्टी बताती रहती है, समाजवादी पार्टी बताती रहती, कांग्रेस पार्टी बताती रहती, मोदी जी आ जाएंगे तो तुमको खा जाएंगे, योगी जी आ जाएंगे तो तुमको खा जाएंगे। जब से भाजपा की सरकार देश प्रदेश में है, जितना मुसलमानों का विकास हुआ है वह स्वयं जानता है। जिस प्रकार से वह सुरक्षित जीवन जी रहा है स्वयं मुस्लिम भी जानता है। बस टिकट नहीं देंगे आप उनको? लोग नहीं, टिकट देंगे। जो कार्यकर्ता होगा हमारा और जीतने लायक होगा उसको टिकट भी देंगे, दिए भी हैं जी। लेकिन अगर जीतने लायक नहीं है तो हम टिकट इसलिए दे दें कि हम अपनी गिनती गिनाएं कि हमने मुसलमान को टिकट दिया है, तो हम हारने के लिए टिकट नहीं, जब टिकट देंगे तो जीतने के लिए देंगे। ठीक है केशव जी, बात आपने कही, आप कह रहे हैं कि मुसलमान भी आपके साथ है। लेकिन अगर हम विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखें, अखिलेश यादव बार बार बात कहते हैं कि उनका एक समीकरण है, वो सब समाज को साथ लेकर चल रहे हैं, ओबीसी उनके साथ है। अगर वो सब समाज को साथ लेकर के चलते तो वह सत्ता से बाहर जाते। मुख्यमंत्री थे, 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, इसी उत्तर प्रदेश में हम 73 सीटों पर जीते जी। मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी, इसी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए, हम 325 विधायकों के साथ यूपी में सरकार बनाने का काम किए। वह विपक्ष में रहे, लोकसभा चुनाव हुआ, बसपा से गठबंधन कर लिए, कांग्रेस से गठबंधन कर लिए और राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन कर लिए, तब भी 51% वोट के साथ हमारे 64 सांसद जीत करके गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में 400 सीटें जीतेंगे, मुझे भी लग रहा था यह मतलब या तो इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा होगा, और अगर स्वास्थ्य ठीक था तो 200-250 बोलते समझ में आता जी। हम लोग भी एकदम एक तरफा वातावरण था 2017 में, तब भी हम लोग पहले 265 प्लस बोलते थे, लेकिन जब देखे कि माहौल बहुत अनुकूल है तो हम लोग अब की बार 300 पार बोलते थे।
जी और 300 पार हुआ, 325 से हमारे विधायक जीते। जी 2022 के विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने कहा था कि हम 2017 का आंकड़ा दोहराएंगे, लेकिन इन्होंने भरमाने में काफी सफलता प्राप्त कर ली। और विशेष तौर से जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, विशेष तौर से पसवाना मुस्लिम है, उनको भी भरमाने में कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को अगर हटाना है तो सपा का साथ दो। ये कुछ सीटें जीत गए, लेकिन 2027 में 2017 से भी कम सीटें विधानसभा में श्री अखिलेश यादव जी की होंगी। मैं आज आपको घोषणा कर रहा हूं। ये तो आप क्या, जैसे अरविंद केजरीवाल भी आजकल लिख के देते हैं, तो आप ये। मैं अरविंद केजरीवाल नहीं हूं जी, मैं केशव प्रसाद मौर्य हूं। मैं 300 पार कहा हूं, 300 पार हुए जी। हमने 2019 में भी कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर 60 से 70 सीटें जीतेंगे, तो 64 सीटें हमने जीता। अभी 65 और 66 हम 2 सीटें और जीत चुके हैं। श्री अखिलेश यादव जी ने जहां से इस्तीफा दिया था आजमगढ़, जहां से मोहम्मद आजम खान जी ने इस्तीफा दिया था रामपुर, तो अब हमारे 66 सांसद हो गए। 14 अभी बाहर गए, उनको करेंगे। एक बात बताइए, आजम खान साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे तो वोटर्स को ही निकलने नहीं दिया, पुलिस प्रशासन ने ये चुनाव लड़ा, वो बार बार ये आरोप लगाते रहे। अब ये आरोप तो नहीं लगाते कि ईवीएम ने धोखा दिया। अगर मैनपुरी हार जाते तो कहते ईवीएम ने धोखा दिया। इनके पास आरोप हारने के बाद ऐसे कि वो अब हार गए, यहां ईवीएम को दोष नहीं दिए। अगर हार जाते तो श्री अखिलेश यादव जी कह रहे थे हम तो जीत रहे थे और बैलेट पेपर में हम जीत गए थे। उत्तर प्रदेश के हमारे सरकारी कर्मचारियों को एक झूठा वादा कर दिए कि हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। कुछ हमारे कर्मचारी भी उस समय उनको लगा होगा शायद ये आएंगे तो लागू कर देंगे, लेकिन जो संभव नहीं था वह वादा करके आए। लेकिन प्रदेश की जनता, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का हो, पिछड़ी जाति का हो, अगड़ी जाति का हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, हर वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी में अपना सुरक्षित भविष्य देखा। इसलिए सारी साजिश के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को 271 विधायक जिता करके आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार बना करके हमको देने का काम किया। केशव जी, अभी आपसे पहले भी कुछ सत्र हुए तो प्रयागराज के तमाम विधायक भी थे, उनमें से कई विधायक कह रहे थे, आपका जिक्र किया उन्होंने, हिंदू हृदय सम्राट से के नाम से भी आपको संबोधित किया। राम मंदिर आंदोलन में आपकी भूमिका, आपका काम सब जानते हैं। ठीक है, अयोध्या तो हो गया, आपने मथुरा की बात भी की थी, एक ट्वीट मुझे आपका याद है, तो मथुरा और काशी के बारे में क्या कहना आपका? अयोध्या हुई हमारी जी, मैंने जो ट्वीट किया था, अयोध्या काशी हुई हमारी, अब मथुरा के विकास की तैयारी। अगर कन्हैया जी की जन्मभूमि को लेकर के सवाल कोई उठाता है तो मैं तो व्यक्तिगत तौर से तो चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर जैसे अयोध्या में हो रहा है वैसा होना चाहिए, लेकिन वो न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। माननीय न्यायालय जो फैसला करेगा, जैसे हमने श्री राम जन्मभूमि के मामले में प्रतीक्षा किया, जैसे बाबा विश्वनाथ जी के धाम में जो ज्ञान व्यापी का परिसर है उसके लिए माननीय न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वैसे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर के भी माननीय न्यायालय के आदेश की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जहां हमारे आराध्य देव का स्थान है वहां पर भव्य मंदिर होना चाहिए। तो ये आप चाहते हैं या आपको लगता है हो जाएगा? नहीं, देखिए, जो मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है उसमें न तो मैं सरकार के नाते बोल सकता हूं, न पार्टी के नाते बोल सकता हूं। मैं माननीय न्यायालय के फैसला पहला एक रास्ता होता है, दूसरा आपस में बातचीत करके अगर मुस्लिम समाज को लगता है कि इन स्थानों के प्रति हिंदू समाज की बहुत श्रद्धा है और यह स्थान इन्हें देना चाहिए, अगर वो अपनी तरफ से प्रस्ताव देते हैं, एक वो रास्ता होता है बातचीत का। अन्यथा न्यायालय का निर्णय जो होगा वो अंतिम निर्णय है। केशव जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को उस दौर में भी संभाला जब 17 में इतना जबरदस्त बहुमत लेकर आप सत्ता में आए। संगठन में आपने काम किया, जमीनी स्तर से लेकर अध्यक्ष पद तक और तमाम पदों पर आप रहे। लेकिन ये बताइए कि ये जो अभी आप पूरे उत्तर प्रदेश में पसमानदा सम्मेलन कर रहे हैं मुसलमानों को जोड़ने के लिए, क्या आपको ये नहीं लगता कि आप लोगों का के साथ जो बड़ा वर्ग जुड़ा है वो उससे नाराज हो सकता है? इस बात का डर नहीं आप लोगों? नहीं नहीं नहीं, देखिए, हमारे साथ जो जुड़ा है वह भी जानता है, जो नहीं जुड़ा है वह भी जानता है। शायद यह उसके मन में होगा कि हम उसके पास जाएं तो हम उसके पास जाएं। जो नहीं जुड़ा वो तो बुलडोजर से डर रहा है, आपके बुलडोजर? नहीं नहीं, बुलडोजर तो अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ चल रहा है। ये तो श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी का एक सूत्रीय एजेंडा है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो तो कहने की बुलडोजर चल रहा है। अरे किसी शरीफ आदमी के किसी बिल्डिंग को कोई गिराया हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सपाई हो, बसपाई हो, कांग्रेसी हो, कोई हो,
जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हो रही है, पूरा समाज उसका समर्थन कर रहा है। आपको अंदाजा नहीं, मैं तो प्रयागराज में आप बैठे हैं, जहां जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उनके आतंक से पूरा सिविल लाइन्स, पूरा प्रयागराज थर्राता था जी। 50-50 गाड़ियां, दोनों तरफ से राइफल की नोकें निकली हुई, क्या निकल के जा रहा, आदमी सहम जाता था कि कैसे प्रयाग में रहें कि छोड़ करके चले जाएं, उत्तर प्रदेश में रहें कि छोड़ करके चले जाएं। यह सब श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के समय हुआ जी। तो अब आपको लगता है कि स्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं, बदल रही हैं? बदल चुकी हैं और बदल रही हैं। जितना बाकी है बदलना वह भी बदलेंगे। हमारा लक्ष्य यह है कि अपराधी को डर लगना चाहिए, जनता को डर नहीं लगना चाहिए। जी केशव जी, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो देखिए इस बात में कोई शक नहीं है, मैं कई सालों से, कई दशक से ज्यादा वक्त हो गया प्रयाग आते हुए, बदलते हुए देखा है शहर, कोई शहर बदल रहा है। लेकिन अभी तो आप विदेश दौरे पर भी गए और आप निवेश लाने की बात कर रहे हैं, हालांकि उस पर भी विपक्ष आप पर तंज कस रहा है, आप तमाम मंत्रियों पर, उप मुख्यमंत्री पर, मुख्यमंत्री पर कि कितना लेकर आ पाएंगे निवेश। क्या लगता है आपको, जो विदेश दौरे ये हुए, इसमें कोई नई संभावना? मैं एबीपी गंगा के मंच से बहुत दमदारी से ये बात कह सकता हूं कि पूरे विश्व के अंदर आज भारत का और माननीय नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। और आज जो निवेश लोग चीन के अंदर कर चुके थे, उनको जोड़ते हुए जो नया निवेश करना चाहते हैं वो भारत आना चाहते हैं। अब भारत आने के बाद आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था को इतना चुस्त और दुरुस्त बनाया है कि जब कोई दुनिया से भारत आता है तो भारत के किस राज्य में जाएं तो उसे उत्तर प्रदेश में आने को सबसे अधिक सुविधाजनक लगता है। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के नाते मैं फ्रांस भी गया था, मैं नीदरलैंड भी गया था, जो उत्साह मैं वहां देख रहा हूं लोगों का जी। 10 लाख करोड़ का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से निवेश का लक्ष्य रखा गया। मुझे लगता है ये लक्ष्य जो हमने रखा है, हमारा लक्ष्य छोटा पड़ जाएगा, निवेश उससे अधिक आएगा। दूसरा, प्रदेश में तो भारी भरकम निवेश होगा ही जी, लेकिन प्रयागराज की जो अपेक्षा है उससे ज्यादा निवेश प्रयागराज में भी होगा। तो आपको आपका कहना है कि प्रयाग में अब नए रोजगार के अवसर मुहैया होंगे? निश्चित तौर से रोजगार के द्वार तो देखिए, जब डबल इंजन सरकार है माननीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, तो यह तो सारे जो रास्ते बंद हैं उनको खोलने का काम कर रहे। जो विपक्ष के आरोप है उनकी घबराहट है, उन्होंने कभी विकास किया नहीं, उन्होंने कानून व्यवस्था जाना नहीं, उन्होंने भेदभाव की राजनीति की, दंगे की राजनीति की, गुंडों की राजनीति की, हत्यारों को संरक्षण करने का काम किया। हमारी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करती है और उनको मालूम है कि जिस प्रकार का वातावरण आज देश का है, जिस प्रकार से का वातावरण आज उत्तर प्रदेश का है, उसमें भारी भरकम निवेश आने वाला है। अब श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं कि कितना निवेश लाए, लेकर के गए। जब वह मुख्यमंत्री थे तो लगता है कि जहाज लेके जाते थे, उसमें नोट भर करके लाते थे और सीधा नोटों गड्डियों की फैक्ट्री लगा देते थे। ऐसी हल्की बातें, जो उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री रहा हो और मुख्यमंत्री रहते हुए जिसका इतना लंबा अनुभव रहा हो, कई बार सांसद जो व्यक्ति रहा हो, वो इतनी हल्की बातें, गैर जिम्मेदाराना बातें करने का काम करते हैं। तो मुझे क्या पूरा प्रदेश उन पर हंसता है। पर मुझे ये बताइए केशव जी कि ये अखिलेश यादव को आप ही से क्यों इतना स्नेह है? ये उनको देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने कहा ना दिन भर क्यों केशव चालीसा पढ़ते, उनको ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा कोई बाबूजी कल्याण सिंह जी जैसा कोई नेतृत्व उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का था। कभी सपा बसपा सत्ता के निकट नहीं आ पाती थी। आज उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य भी है, ब्रजेश पाठक जी भी हैं जी। उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर मंत्रिपरिषद आप देखेंगे तो जैसे कि सामाजिक समीकरण का गुलदस्ता आपको देश में भी दिखाई देगा, प्रदेश में भी दिखाई देगा। श्री अखिलेश यादव जी को लगता है कि उत्तर प्रदेश सैफई परिवार की जागीर है। मैं उनको बताना चाहता हूं, ये सैफई परिवार की जागीर नहीं है, ये 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश है और यहां लोग अपना भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित है यह देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ना समझ लोग नहीं है जी। अब जाति के नाम पर गुमराह करना, मैं तो खुलेआम कह रहा हूं, भारी संख्या में यदुवंशी भी हमारे साथ है। उनकी इस भाषा को कोई बर्दाश्त नहीं करता, जिस भाषा का वो प्रयोग करते हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी, मैं सदन में सामान्य चर्चा चल रही थी, उन्होंने भाषण दिया, हम लोगों ने सुना, हमारी सरकार पे प्रहार किए। हम उनको जब जवाब देने लगे तो वो अपना आपा खो बैठे थे। कौन नहीं देखा है? लेकिन आपा खोने से जनता का समर्थन नहीं मिलता है, गाली देने से वोट नहीं मिलता है।
हिस्सेदारी, मतलब जिनको जब मौका था, जब आप मुख्यमंत्री थे, तब आपको नहीं लगा कि हम मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ करके किसी केशव प्रसाद मौर्य को नहीं, अपनी ही पार्टी किसी मौर्य, किसी राजपूत, किसी अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देते? तब ध्यान में नहीं आया। अब पिछड़े वर्ग का ध्यान आ रहा है कि आप 100 विधायक देने जा रहे हो। अरे अपने 100 बचाओ, कहीं भाजपा में न चले आए। तो चलिए, एक बड़ा चैलेंज इस मंच से, एबीपी गंगा के मंच से आप अखिलेश यादव को दे रहे हैं, उनसे भी हम इस पे जरूर सवाल पूछेंगे। अब मेरा एक सवाल आपसे बड़ा व्यक्तिगत, देखिए राजनीति बड़ा दबाव का, अपेक्षाओं को पूरा करना लोगों का, लोग बहुत अपेक्षाएं रखते हैं खासतौर पे आप जैसे नेताओं से। तो केशव जी ये बताइए कि ये राज हमें भी बताइए कि ये दिन भर जो आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है, ये कैसे मेंटेन रहती है? मैं आज भी देख रहा था इतने लोगों से मिलना। ये प्रयागराज का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है, और हम लोग कोशिश करते हैं। जब मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 18 से 20 घंटे काम करते हैं, और जब से वह मुख्यमंत्री बने, लोगों को इतना ही मालूम है कि जब से वह प्रधानमंत्री बने एक दिन की छुट्टी नहीं लिए, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से जब से वह मुख्यमंत्री, क्या उसके पहले प्रचारक भी रहे, वो इतनी ही समय मेहनत करते थे, इतना ही काम करते थे। तो हमारे आदर्श माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। हमारे आदर्श परिश्रम के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अब श्री अखिलेश यादव जी को यही घबराहट होगी कि भाजपा वाले इतना मेहनत करते हैं, हम अगर विधायक भी बन गए तो हमसे इतनी अपेक्षा करेंगे, हम इतने घंटे आए, इतने मिले और इन सुने। अब वो तो बादशाह हैं, राज परिवार के अपने को मानते हैं। बड़े बड़े समाजवादी पार्टी के नेता मुझे बताते हैं, मिलते हैं, हमारा तो किसी से विरोध व्यक्तिगत नहीं रहता है, लेकिन कहते हैं जब से श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, सीनियर से सीनियर जो श्री मुलायम सिंह यादव जी के साथ काम करते थे, अगर श्री अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए सुबह पहुंचे, शाम तक बैठे रहे, तो शाम को सोचा नहीं आज नहीं मिलेंगे अखिलेश भैया, आप वापस जाओ, फिर कभी समय लेकर के आना। वो आंसू बहाते हुए चले आते हैं। आज समाजवादी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं से उनका दर्द पूछो जिनको न सत्ता भविष्य में मिलनी है और न श्री अखिलेश यादव जी से भेंट हो रही है। एक दर्द की आपने बात की, मैं बताऊं आपको, मैं किसी का नाम नहीं यहाँ पे ले रहा हूं। कई आपकी पार्टी में ऐसे कुछ विधायक और कुछ सांसद हैं जो दूसरे दलों से आए, जाहिर सी बात है राजनीति है, ये सब होता है चुनाव से पहले और ये सब, लेकिन जब उनसे बात होती है तो कहते हैं ये बीजेपी में आके काम बहुत कराते हैं लोग। दिन भर सांसद को, एक सांसद ने कहा दिन भर आज ये कार्यक्रम आज वो कार्यक्रम, कि दिल्ली की हवा तक नसीब नहीं हो पाती। देखिए भारतीय जनता पार्टी का मतलब है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम अगर राज्य संगठन चलाते हैं जी, अगर हम विधायक बने, हम सांसद बने, हम मंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, केंद्र में मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, तो हमारा पहला और अंतिम लक्ष्य है कि हम लोगों की सेवा में समर्पित रहें जी, और राजनीति करते हैं, चुनाव लड़ना। कोरोना काल का इतना बड़ा संकट आया तो माननीय प्रधानमंत्री जी, भाजपा का तो एक ही रहता है कि हमारी पार्टी में हमारे लिए पहले देश है जी, फिर हमारा दल है, फिर हमारे यहां व्यक्ति है जी। लेकिन क्या कांग्रेस में कोई कह दे देश हमारा पहले है तो गांधी खानदान किसी कांग्रेसी नेता को माफ करेगा क्या? इस भारत जोड़ो यात्रा पर क्या कहना? अभी यूपी में एंटर होने वाली है भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की, और वो पैदल चल रहे हैं, इतनी ठंड में टी शर्ट में भी वो काफी चर्चा में है कि वो एकदम। मैं कोई सोशल मीडिया में कमेंट देख रहा था कि वो टी शर्ट पहन करके चल रहे हैं, उन्होंने कहा तुम मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं जाड़े में टी शर्ट पहन करके चलने का मंत्र बता दूंगा। अब श्री राहुल गांधी जी आए, उसके पहले भी आए हैं, खाट पंचायत किए हैं, कौन कौन पंचायत यहाँ यूपी में 2017 में कर रहे थे जी, लेकिन लोगों ने खटिया खड़ी करके भेज दिया। तो 2014 में 2 सांसद थे, 2019 में 1 रह गए। मेरा पूरा विश्वास है कि 2024 में कांग्रेस मुक्त जैसे विधान परिषद हो गई है, वैसे कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश सांसदों से हो जाएगी। चलिए, कांग्रेस और भारत जोड़ो पर आपने ये बात कही, लेकिन बसपा को लेकर क्या कहेंगे केशव जी? आप क्या लगता है आपको बसपा देखिए, का? जो राजनीतिक दल राजनीति करते हैं वह अपना राजनीति करें, उनके अपनी राजनीति के अपने मुद्दे होते हैं, एजेंडे होते हैं, हमें उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। तो इतनी नरमी बसपा के लिए इतनी नरमी क्यों? जो नरमी काहे की है? हम तो सपा बसपा कांग्रेस तीनों को लेके चलते हैं जी। हम तो कहते हैं 100 में 60% हमारा है, 40% में बंटवारा है, और बंटवारे में भी हमारा है जी। क्यों हमारा है? क्योंकि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। तो जो हमें वोट नहीं दे रहा तो वो भी सोचता है कि यार जब प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास हिंदू मुसलमान गरीब और पिछड़ा और अनुसूचित वर्ग कोई भेदभाव की ये सारी विकास योजनाओं का लाभ मिल रहा है, सम्मान निधि सबको मिल रही है,
भर्तियों में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, पारदर्शिता से पहले नहीं तो जब भर्ती होती थी यहां सब बैठे, कभी आप पूछिएगा, झोला लेकर के सब सफाई से निकलते थे, अब बोरा बोरा भर करके नोट ले जाते थे, सूची चली आती थी और भर्ती हो जाती थी। होती थी कि नहीं होती थी? तो ये पूरा कल्चर आपने बदल दिया, आप दावा कर रहे हैं। निश्चित तौर से हम लोगों ने पूरी कोशिश की है, 6 वर्ष में बहुत कुछ बदला है और जो बदलना बाकी उसको भी बदलने का काम करेंगे। केशव जी, आपको नहीं लगता कि केंद्र में 10 साल सत्ता में हो गए, आपको अभी हो जाएंगे अगर हम 24 की बात करें, तो जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, क्योंकि इस देश में हर 10 साल में बड़े परिवर्तन हुए राजनीतिक तौर पर, आप तो उन तमाम परिवर्तनों के साक्षी भी रहे हैं, तो क्या लगता है इस एंटी इनकम्बेंसी से आप लोग लड़ जाएंगे? क्योंकि जब 24 में आप जाएंगे तो आपकी प्रदेश सरकार को भी 7 साल हो जाएंगे। 2014 में हमारी केंद्र में सरकार बनी जी, हम लोगों ने 272 प्लस का नारा दिया, देश की जनता ने हमें 283 दिया, देश में हमारी पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनी, गठबंधन के साथ तो हम 300 पार थे जी। 2019 में 300 पार का लक्ष्य दिया, अकेले भारतीय जनता पार्टी 300 का आंकड़ा पार किया, गठबंधन के साथ हम लगभग 350 पार कर गए। अब 2024 के देखिए, नाराजगी उसके प्रति होती है जो जनता की सेवा के प्रति ईमानदार नहीं होता है जी। और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मतलब आदरणीय मुख्यमंत्री जी, यानी डबल इंजन सरकार के माध्यम से जो प्रदेश के गरीब कल्याण के काम हुए, गरीबों के नाम पर योजना बनती थी। कांग्रेस की सरकार जब देश में होती थी, तमाम वरिष्ठ लोग बैठे हैं आपके इस महापंचायत में, उन लोगों को याद होगा, स्वयं उस कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी कहते थे कि अगर दिल्ली से हम 100 रुपया भेजते हैं तो जिसके लिए भेजते हैं पहुंचते पहुंचते उसके पास 15 रुपया पहुंचता है, 85 रुपया बीच में दलाल खा जाते हैं, बेईमान खा जाते हैं। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री जी, मेरे मुख्यमंत्री जी, मैं छाती ठोक के कह सकता हूं कि दिल्ली या लखनऊ से 100 रुपया भेजें, चाहे 1 लाख रुपया भेजें, जितना भेजेंगे उसके खाते में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से खाते में पहुंच जाता है। अब जो बेईमानी करके खा रहे थे, अब उनकी बेईमानी बंद हुई है, तो मैं तो जाता हूं, पूछता हूं लोगों से, अच्छा ये जो बेईमानी बंद की गई, इससे आप खुश हो कि नाराज हो? तो नाराजगी कतई लोगों में नहीं है। जो छापे पड़ रहे हैं, बेईमानों से पैसे जो वसूले जा रहे हैं, इससे खुश हो कि नाराज हो? खुश हैं। अब ये राजनीतिक दृष्टि से कहेंगे छापे बदले की भावना से पड़ रहे हैं। अरे अगर भ्रष्टाचार नहीं किया, छापे क्यों पड़ेंगे? और छापे पड़ेंगे अगर नोट की कोठरियां भरी निकलेंगी, सोने की सिल्लियां और चांदी की सिल्लियां निकलेंगी, बैंक के लाकरों में जखीरा निकलेगा, तो छापे तो जायज हैं और जनता उसका समर्थन करती है। इसलिए हमारा समर्थन निरंतर बढ़ रहा है और उस बढ़ते हुए समर्थन से यह संदेश है कि देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर पूरी जनता साथ में खड़ी थी, खड़ी रहेगी। विपक्ष कह रहा है कि आप लोगों के पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सब का समर्थन है और इन्हीं के समर्थन से आप लोगों को डरा रहे हो। अच्छा, इतना जो भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए इतने छापे पड़े और उसमें इतने बड़े बड़े जखीरे प्राप्त हुए, तो ईडी और सीबीआई या इनकम टैक्स कोई सरकार के आदेश पे क्या उन संस्थाओं को ताला लगा देना चाहिए? कोई अपराध करे तो उसकी जांच नहीं करना चाहिए? कोई भ्रष्टाचार करके अगर जमीन के अंदर जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा चुरा करके रखा हो, मेरा गरीब भूख से मर रहा हो, मेरा गरीब झोपड़ी में रह रहा हो, कच्चे मकान में रह रहा हो, खराब सड़कों में चल करके जा रहा हो, अंधेरे में रह रहा हो, तो उसके जीवन की खुशहाली हमारी जिम्मेदारी नहीं है? गरीब ने अगर हमें समर्थन दिया है, देश में प्रदेश में हमारी सरकार बनाई है, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम हर गरीब के जीवन को कमल की तरह खिला दें। उसी के लिए हम लोग प्रयास करते हैं और उस प्रयास को जनता का आशीर्वाद और समर्थन मिलता है। केशव जी, मेरे आखिरी 2 सवाल। एक सवाल यह कि उत्तर प्रदेश की जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी, बाबू लोग, उनका काम करने का एक अपना तरीका था। मैंने पिछली बार भी जब आपने 5 साल सरकार के पूरे किए तब भी आपसे पूछा, तो आपने कहा बहुत बदलाव हुआ। क्या आपको लगता है कि उस वर्क कल्चर में, ब्यूरोक्रेसी के वर्क कल्चर में आप लोग बदलाव लेकर आ गए? देखिए, ये मैं नहीं कहता कि 100% बहुत कुछ बदलना बाकी है, लेकिन अगर देश और प्रदेश का विकास हो रहा है, आप कह रहे हैं स्वयं की प्रयागराज में आपने बहुत बदला हुआ, यहां का स्वरूप देखा है, यहां विकास को देखा है और आगे और जो होने वाला विकास उसको भी देखेंगे, तो अगर ये वर्क कल्चर है उसमें बदलाव नहीं हम लोग ला पाते,
तो प्रयागराज वैसे ही बना रहता जैसे पहले बना था। आज हमें गर्व है कि हम प्रयागराज का रिंग रोड बना रहे हैं, प्रयागराज में 6 लेन का ब्रिज बना रहे हैं, प्रयागराज में इतने फ्लाईओवर बना रहे हैं, आरओबी बना रहे हैं। आवागमन को लेकर के जो लोग कठिनाइयों से जूझ रहे थे उससे मुक्ति दिलाने में सफल हुए। आज प्रयागराज स्मार्ट सिटी है। 24 करोड़ लोग प्रयागराज के कुंभ में स्नान करने के लिए आए, कहीं खरोंच तक किसी को नहीं आई। और श्री अखिलेश यादव जी हो, चाहे श्री राहुल गांधी जी की बहन श्रीमती प्रियंका जी हो, चाहे जो भी हो, जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, कभी कुंभ में स्नान करने नहीं आते थे। ये तो भारतीय जनता पार्टी को जनता के आशीर्वाद का प्रताप है कि इनको डुबकी भी लगानी पड़ रही है, इनको मंदिर भी जाना पड़ रहा है, इनको प्रयाग भी आना पड़ रहा है। तो हमने मतलब वर्क कल्चर बदला है, लेकिन अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है, वह बदलने का काम जारी रहेगा। केशव जी, सवाल मेरा संगठन को लेकर है। देखिए, आप जिस संगठन, जिस विचार परिवार से आते हैं, वो उसका काम करने का तरीका अलग है कि व्यक्ति को अपेक्षा नहीं रखनी है, इस तरह से ग्रूमिंग होती है, मतलब शुरुआती दौर पे जो मैंने देखा है बतौर पत्रकार। लेकिन अब जिस तरह से अब आप सब लोगों को लेकर जुड़ रहे हैं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आपकी बन गई, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो भी एक चुनौती है? निकाय चुनाव अभी है, हर कोई चाहेगा कि भाई साहब हमें टिकट दे दें, भाई साहब हमें टिकट दिलवा दें। कई टिकटार्थी यहाँ इस हॉल में भी होंगे, तो वो कम चुनौती लग रही है आपको? नहीं, चुनौती देखिए, कैसे निपटेंगे चुनौती से? हम सभी कार्यकर्ताओं के सामने एक बात कहते हैं, चुनाव के लिए टिकट का निर्धारण होने से पहले कोई भी कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है, लेकिन उसके बाद एक नारा रहता है हम लोगों का, टिकट चाहे जिसे मिले, कमल का फूल जरूर खिले। और हम सब एक नारा ये भी लगा देते हैं, बाकी सब कुछ जाओ भूल, या बात कार्यकर्ता समझता है। तो यहाँ प्रयाग में यहाँ की सारी जनता को आप यही बात कह रहे हैं, यहाँ की जनता को? नहीं, जनता को भी कह रहे हैं, कार्यकर्ता को भी कह रहे हैं। जनता तो भाजपा से प्यार करती है, भाजपा को जिताती है, जिताना चाहती है जी। लेकिन जो कार्यकर्ता राजनीति करता है, वो कोई पार्षद बनना चाहता है, कोई मेयर बनना चाहता है, कोई विधायक बनना चाहता है, कोई सांसद बनना चाहता है, और उसका हक है, उसको अवसर आवे तो उसे टिकट मांगना चाहिए, और टिकट मांगने पे मिल जाए तो सारी पार्टी मिलकर उनको लड़ाती है। मैं भी इसी फूलपुर से सांसद था जी, और सांसद जब मैं टिकट मांग रहा था तो मेरे अलावा भी कई लोग टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब मुझे टिकट मिला तो सब लोगों ने सपोर्ट किया, मैं यहां जीता। पिछला जो 19 का लोकसभा चुनाव हुआ, उस समय बहुत लोग टिकट मांग रहे थे। अभी विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो शहर हो चाहे जिला हो, हर सीट से कई लोग टिकट मांग रहे थे, लेकिन फिर जिसे टिकट मिला पूरी पार्टी उसके साथ लगी और उसको जिता करके उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की फिर से सरकार बनाने का काम किया। केशव जी, आखिर में ये जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, ये आखिरी सवाल है कि देखिए, केशव उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सांसद केशव प्रसाद मौर्य, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, ये तो सब जानते हैं, लेकिन इस केशव प्रसाद मौर्य को ये बनने के पीछे एक संघर्ष की एक लंबी कहानी रही होगी। तो आपके राजनीतिक जीवन का मैं चाहूंगा जनता जरूर जाने, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि हम लोग जो भी बड़ा व्यक्ति है जो समाज के लिए काम कर रहा है, उसके जीवन में कोई ऐसा दौर तो रहा होगा जब आपको लगा हो कि हार भी सामने दिख रही हो, लग रहा हो कि नहीं अब सब टूट रहा है, छूट रहा है, लेकिन फिर भी उस दौर से बाहर आए। मैं चाहूंगा जरूर आप शेयर जरूर हमारे दर्शकों। देखिए, मैं जरूर एबीपी गंगा के मंच से यह बताना चाहूंगा कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं जी, और स्वयंसेवक के लिए एक क्या हार, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता रहती है, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, और कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। और मैं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही रहा हूं। राजनीतिक क्षेत्र में मैं कभी आऊंगा, मैं कभी विधायक बनूंगा, सांसद बनूंगा, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बनूंगा, उत्तर प्रदेश जैसे इस विशाल राज्य का उप मुख्यमंत्री बनूंगा, कभी एबीपी गंगा के मंच पर बैठ करके आपसे बात करूंगा, या मेरे सोच की सीमा के बाहर का था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में यह संभव होता है कि अगर कोई कार्यकर्ता काम करता है तो उसे पार्टी जरूर ध्यान देती, अवसर देती है। और मैं चूंकि जिस भी दायित्व में रहा हूं, मैं पहले भी कार्यकर्ता था, मैं अध्यक्ष था तब भी कार्यकर्ता था, मैं उप मुख्यमंत्री हूं तब भी कार्यकर्ता हूं, मैं कार्यकर्ता पहले हूं उसके बाद सब हूं। मेरा कोई कार्यकर्ता कभी यह नहीं कह सकता कि केशव जी को जो हम यहां भारतीय विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री, विभाग के संगठन मंत्री के रूप में जिस रूप में देखे थे, उसमें और आज के केशव प्रसाद में कोई अंतर आया है, मैं जो मुझे जानता होगा शुरू से अंत तक, कभी नहीं कह सकता। और भगवान से यही प्रार्थना करता रहता हूं
कि कभी किसी पद का अहंकार ना आने पाए, मेरे कार्यकर्ता और मेरे बीच में कोई दूरी कभी ना रहने पाए। मेरा कार्यकर्ता मेरा भगवान है और उसका सम्मान ही मेरा सम्मान है। इसलिए किसी जिले में मैं जाता हूं, सभी अधिकारियों से कहता हूं कि मेरे कार्यकर्ता को उप मुख्यमंत्री से कम समझने की गलती कभी मत करना। ये मैं खुले मंच से कहता हूं और एबीपी गंगा के मंच से भी कह रहा हूं।